चलिए अब आइए हमारी लाइन में, आइए आइए बैठिए, बैठो मुझे घर जाना है। नहीं यही बैठ जाते। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे गोली मारो ना, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, आदाब। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन कर नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। जी हाँ, ये पंक्तियां बिल्कुल फिट बैठती हैं बीजेपी पार्टी पर, जो अभी वक्त से नावाकिफ होकर उलझुल हरकतें करती जा रही है। पहले से ही कमजोर विपक्ष पर किसी भी तरह से प्रेशर क्रिएट करके उसके नेताओं पर ईडी के छापे लगवाकर या कुछ भी इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, या तो वो नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर साफ हो गए हैं, बीजेपी की तरफ चले गए हैं और उनके पास कोई ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाकर सारे दाग धोए जा सकते हैं। और अगर उसके बावजूद कोई सच्चाई पर डटा हुआ है तो उसके विरुद्ध नाजायज इन्वेस्टिगेट कराकर उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। चुनाव सिर पर है, बिल्कुल चुनाव किसी भी सूरत में जीतने के लिए कहां तक गिर सकते हैं इसका अंदाजा बखूबी आप लगा ले। चुनाव रूस में भी होते हैं, लेकिन पुतिन के खिलाफ वोट देने वाले का हश्र अच्छा नहीं होता। इसी तरफ हम भी बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिन पर से बहुत सारी ताकतें छीनने की कोशिशें तो पहले भी हुई और उन पर बहुत सारे केसेस भी खुले, फाइनली बीजेपी ने किसी भी तरीके से उनको जेल पहुंचा दिया है। तब से चुनावी हलचल तेज है और बीजेपी की मंशा जो जिस तरफ लोगों की निगाहें थी बिल्कुल वो साफ हो गई है। इसी सब से संबंधित हम एक वीडियो देखने वाले हैं। इसमें आम आदमी पार्टी की मंत्री जेपी नड्डा को खुले तौर पर आरोपी बता रही है और उसका सबूत भी दे रही है, लेकिन देखना यह है कि क्या उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, या फिर क्या चाहती है आखिर बीजेपी। सो फ्रेंड, लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ही पूरे देश में, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो आम आदमी हो, लगातार गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से विपक्ष के ऊपर इस तरह से कार्रवाई कर रही है, उनको जेल में डालने का काम कर रही है और चुनाव से पहले तमाम तरह की जो ये जुगत में लगी हुई है उससे देश का नुकसान हो रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात रही, आम आदमी पार्टी भी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति या कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है उसने ही चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी को करोड़ों रुपए का चंदा दिया है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी बॉन्ड दिखाते हुए कहा कि ये मनी ट्रेल है, जिसमें शरद चंद्र रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और भाजपा को पैसा दिया और गिरफ्तार होने के बाद शरद चंद्र रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड भाजपा को दिया। इससे मनी ट्रेल साफ हो जाता है। इसके बाद आम आदमी पार्टी की जो
जो मंत्री ने आतिशी, उन्होंने कहा कि मैं ईडी को चुनौती देती हूँ कि सारी मनी ट्रेल अब जब मिल गई है तो ईडी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। तो क्या जेपी नड्डा को गिरफ्तार करने के लिए ईडी में इतनी जुगत है, या फिर ईडी इतनी हिम्मत कर सकेगी कि वो जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, या फिर आम आदमी पार्टी की बात सुने और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी जांच की जाए? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन इस जो आरोप लगाए गए हैं और ये जो मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, इस मामले में क्या कुछ होगा और क्या है पूरी कहानी इसके पीछे की, ये सब जानेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर स्वागत है आपका। पहले सर आतिशी का बयान सुना देते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। को 2 दिन पहले इसी तथाकथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। ये व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का नाम है शरद चंद्र रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी आपको कि मनी ट्रेल कहां है। ये है मनी ट्रेल, शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थ केयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया। सर आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि मनी ट्रेल जो है वो सामने आ चुका है, जैसे काफी दिनों से ढूंढा जा रहा था और बीजेपी इसका आरोप केजरीवाल पर लगा रही थी। अब जब ये सामने आ गया है तो क्या आतिशी का चैलेंज जो है वो ईडी एक्सेप्ट करेगी? नहीं, देखिए निधि, मैंने शायद एक बार आपके यहाँ एक किस्सा सुनाया था। एक माँ स्कूल में गई अपने 8 साल के बच्चे को लेके और उसने टीचर से ये कहा कि मेरे बच्चे का दिल थोड़ा कमजोर है, अगर ये कोई गलती करे तो पड़ोसी के बच्चे को पीट दीजिएगा, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से ईडी वाले जो है वो उसी माँ के वो हैं टीचर्स, और पिताजी ने ये कहा है कि अगर बीजेपी वाले कोई गलती करें तो आप पिटाई कर दीजिएगा आम आदमी पार्टी वालों की या आरजेडी वालों की या सपा वालों की या कांग्रेस वालों की, और हम बीजेपी वाले उससे लेसन ले लेंगे। देखिए, क्या आपने सुना है घूस एक ने दूसरे को दी, माने 1 नंबर में 2 नंबर को घूस दी और 3 नंबर का अरेस्ट हो गया।
भाई जब ये बात, अच्छा अब ये क्या कह रही है, ईडी क्या कह रही है, देखिए ईडी की चालाकी देखिए। ईडी ये नहीं कह रही है कि कैश चेक से पैसा दिया गया, कह रही है कैश पैसा दिया गया। अरे भैया, जब चुनावी बॉन्ड जैसी प्रक्रिया सरकार ने चालू कर रखी है, सरकारी बॉन्ड में अगर आप ये बताया गया है कि आपका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की कृपा है कि उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया, वरना तो एसबीआई डिस्क्लोज न करता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको डिस्क्लोज न करती। वो तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो इन्हें डिस्क्लोज करना पड़ा। अगर ये चुनावी बॉन्ड था और चुनावी बॉन्ड में जेल में रहने वाले लोग बेल मिल जाती है और ईडी उनकी बेल एप्लीकेशन को अपोज नहीं करता है और ये कहता है साहब इनकी पीठ में दर्द है इसलिए इनको बेल दे दीजिए। जो शरद चंद्र रेड्डी की बात हो रही है, इन्होंने प्ली लिया कोर्ट में, साहब मेरी पीठ में दर्द है। अब बताइए, बचपन में नहीं, आप कभी स्कूल में आपने शिकायत भी करती थी, क्या शिकायत करती? अगर असली होता कि मुझे बुखार आ गया तो टेम्परेचर देखा जा सकता है, बीपी बढ़ गया बीपी देखा जा सकता है, शुगर बढ़ गई शुगर। भैया पेट के दर्द और पीठ के दर्द का प्रूफ क्या है? उसे बेल मिल गई, इसका मतलब यह है कि उसको धमकी दी गई, फिर उसको अरेस्ट किया गया, फिर उससे चुनावी बॉन्ड में पैसा बीजेपी ने लिया, उसके बाद उसको छोड़ा गया और उसके बाद बेल, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को बुलाया और उससे कहा कि तुम कांग्रेस से समझौता पंजाब दिल्ली में नहीं करो। जब अरविंद केजरीवाल ने उसको नहीं माना तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। भैया, जब जिसने घूस दी, जो कह रहा है मैंने घूस दी, घूस देने वाला भी उतरा ही, उसकी पीठ में दर्द है। और देखिएगा जैसे मुझे भोपाल की, मैं पार्लियामेंट की, जो कहती थी कि मेरे को इतना असहाय हूँ, व्हील चेयर पे चलती हूँ और वॉलीबॉल खेला करती थी, वैसे ही ये जो रेड्डी साहब है, शरद चंद्र रेड्डी, आप इनको देखिएगा क्रिकेट भी खेलते हुए मिलेंगे। इनके पड़ोसियों से पता चला लीजिए, इनकी पीठ में कोई दर्द नहीं, कोई, लेकिन ईडी ने इनकी बेल एप्लीकेशन इसलिए अपोज नहीं की कि उनकी पीठ में दर्द है और अरेस्ट कर लिया अरविंद केजरीवाल को। देखिए, सबके साथ ही हो रहा, अशोक चौहान डर गए, चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, वो जो आपके अजीत पवार हैं चले गए, छगन भुजबल चले गए, हेमंत बिश्व शर्मा चले गए, और जो नहीं जा रहे हैं जेल जा रहे हैं। आप इन बड़े नेताओं की, राजनीतिक दलों की बात छोड़ दीजिए, मुझ जैसे लोगों को धमकियां मिल रही हैं। मैं तो बिल्कुल मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं। आप बीजेपी के खिलाफ बोलना छोड़ दीजिए वरना आपको ठोक देंगे। आपको देखिएगा 2024 के बाद आपका क्या हाल बनाएंगे। खुलेआम कहा जा रहा है, व्हाट्सएप पे कहा जा रहा है। मैं उनसे कहता हूं कि देखो, मैं उस देश का वासी हूं जहां भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अशफाक उल्लाह खान ने इस देश के लिए जान दी है। और मैं अभी राकेश टिकैत को भी सुन रहा था, राकेश टिकैत ने कहा अरविंद केजरीवाल को पहले ही संबंध में चला जाना चाहिए था, और जब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से एप्लीकेशन वापस ली, इसका मतलब केजरीवाल ने कहा कि जेल जाना राजनीति के लिए अच्छा है, क्योंकि उन्हें पता था कि घूस ली है बीजेपी ने, दी है शरद चंद्र ने, और जेल भेजना है अरविंद केजरीवाल को। अब पूरे देश की जनता ये जानती है, घूस लेने वाला भी बाहर है, घूस देने वाला भी बाहर है, और जिसने कांग्रेस से और इंडिया गठबंधन से गठबंधन करने की बात नहीं मानी, वो आदमी जेल में है। तो जनता की आंखें खुल रही हैं। हमारा कर्तव्य यह है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, महात्मा गांधी के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए, सभी धर्म और जाति के प्रति भाव रखने के लिए। प्रकाश अंबेडकर भी समझ गए, आजकल वो नए बड़े बड़े नेता समझ रहे हैं कि ये लोग तानाशाही लाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो केजरीवाल साहब ने बहुत अच्छा काम किया। आज उनकी पत्नी का भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बिल्कुल सधी हुई आवाज में उन्होंने ये बताया कि हम जो लोग हैं, हम मोदी जी से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, बीजेपी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मैंने भी अपने जीवन काल में 3-4 बार बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन आज की बीजेपी, 2014 के बाद की बीजेपी देश के लिए घातक है। जैसे आपने वो पिक्चर देखी थी ना, कौन सी थी वो, जिसमें वो पहलवान थे, कुश्ती थी, ये हानिकारक है। बीजेपी देश के लिए हानिकारक है, इसलिए इनको हटाना जरूरी है। और जेल जाए, फांसी चढ़े, गला कट जाए, कुछ हो जाए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमारे पूर्वजों ने भी जान दी है, माफी नहीं मांगी। हम भी अपने देश के लिए संघर्ष करेंगे और भारत के लिए संघर्ष करेंगे।
जी बिल्कुल, और केजरीवाल को अब 6 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। 28 मार्च तक वो जेल में ही रहेंगे। तो उस दौरान क्या जो ईडी है वो यही कहेगी केजरीवाल से कि आप एनडीए में चले जाइए? नहीं नहीं, वो तो वो जानते हैं कि वो एनडीए में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इतना उनसे कह रहे हैं कि आप इंडिया ये कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दीजिए। देखिए वो जानते हैं कि उन्हें हरियाणा में एक सीट मिल गई कुरुक्षेत्र की। आम आदमी पार्टी के वर्कर 10-12 हजार वर्कर हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, 30-40 हजार वोट उनके पास है, इसमें कोई डाउट नहीं। वो ये जानते हैं कि वो इंडिया गठबंधन एनडीए में तो नहीं जा सकते। वो मानी बात है कि थोड़ा उनके सिद्धांतवादी एक छवि बनी हुई है, लेकिन अगर वो कांग्रेस से गठबंधन भी तोड़ दें, 700 सीटें बीजेपी के जीतने की संभावना है, क्योंकि 30% वोट कांग्रेस को मिलेगा, 20% वोट आम आदमी पार्टी को मिलेगा और बीजेपी जीत जाएगी। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन रहेगा तो हरियाणा में भी 10 में से 5-6 सीटें इंडिया गठबंधन जीत जाएगा और दिल्ली में भी 7 में से 4-5 सीटें जीत जाएगा और बीजेपी का सत्ता में लौटना मुश्किल हो जाएगा। तो आज के तारीख में हेमंत सोरेन से भी उन्होंने यही कहा था, ये नहीं कहा था कि एनडीए में आ जाइए, उनसे कहा था कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लीजिए। वही इन्होंने केजरीवाल साहब से कहा। तो असली मुद्दा यह है, वो चाहते हैं किसी प्रकार। अब मुश्किल क्या हो रही है, आज के तारीख में रोज बड़े बड़े नेता, एक सिटिंग मेंबर, 2 एमपी तो आ ही गए हरियाणा के अंदर, एक 2014 के सैनी साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बीजेपी के, उन्होंने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया। उत्तर प्रदेश में भी जो लोकदल है उन्होंने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। इसका मतलब यह है कि लोग ये समझ गए हैं, ये लोग जा रहे हैं, इनकी सत्ता खत्म हो रही है और इसीलिए भक्तगण बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो उग्र हो रहे हैं, वो हिंसक हो रहे हैं। और हमें हिंसा, हम तो महात्मा गांधी के शिष्य हैं, ना तो हम हिंसा करेंगे और ना हिंसा सहेंगे। जो झेलना है झेल लेंगे, अपने देश की जो प्रतिष्ठा है पूरे विश्व में उसको घटने नहीं देंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन सर, जो आतिशी ने खुलासा किया है उसका भी कुछ असर देखने को मिलेगा क्या? नहीं नहीं, असर तो 2014 का, ये 2024 का जब चुनाव संपन्न हो जाएगा उसके बाद दिखाई पड़ेगा, अभी नहीं दिखाई पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आज ये अगर कोई भी जज हो, कोई भी अदालत हो, ये तथ्य सामने आने के बाद कि भाई एक्यूज जो है, जिसने घूस दी वो बाहर है, घूसने घूस ली वो बाहर है, और जो ना घूस देने में है ना घूस लेने में है वो जेल के अंदर है। तो ये ईडी के अधिकारी, मैं इनसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, महाराज सत्ता बदल जाएगी, आपका क्या होगा ये सोच लीजिए। उसके बाद आप लोग भी प्रोसिक्यूट होंगे। आप ऐसा नहीं है, यू आर नॉट अबाउट लॉ। जब आतिशी ने आपके सामने सबूत पेश कर दिए कि घूस लेने वाला बाहर, घूस देने वाला बाहर, और जो घूस में कहीं लेना देना कैश में हुआ, जैसे अनिल देशमुख को 1.5 साल 13 महीने जेल में रखा कि 100 करोड़ की घूस लेते थे, बाद में कह दिया सुनी सुनाई बात थी। ये बूमरैंग कर रहा है। अभी भी इनके लिए अच्छा है कि संजय सिंह को भी छोड़ दें, मनीष सिसोदिया को भी छोड़ दें, सत्येंद्र जैन को भी छोड़ दें, क्योंकि जो ये शराब कांड है इसमें घूस देने वाला भी एक आदमी है, घूस लेने वाला बीजेपी पार्टी है। इसलिए आतिशी की बात को मानते हुए इन अधिकारियों को अपने जून 2024 के बाद उनका क्या भविष्य होना चाहिए होगा, इसके बारे में सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, निर्दोषों को जेल भिजवाने में मदद नहीं करनी चाहिए और दोषी को छोड़ना नहीं चाहिए। तो बीजेपी ने अगर घूस ली है, अगर उस दोषी आदमी से जो जेल में रहा था उससे घूस ली है, तो उनको जेल जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत रिहा कर देना चाहिए। ये बीजेपी के लिए हितकारी होगा। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और इस बीच जो है आतिशी ने एक और वीडियो शेयर किया है कि वो कहीं पर भी जा रही है तो दिल्ली पुलिस जो है वो उन्हें रोक कर जो है पूछताछ कर रही है, रोक रही है, कहीं पर भी जाने नहीं दे रही है। वीडियो देखिए, फिर जो है इस चर्चा को आइए बैठिए, चलिए अब आइए हमारे में, आइए आइए बैठिए, मैं बैठा हूं, अब जाने का है, मुझे घर जाना है। नहीं यही बैठ जाते। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे गोली मारो ना, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो।
पार्टी ऑफिस जाने से हमें रोका गया। पार्टी ऑफिस से निकलकर सौरभ भारद्वाज जी, दुर्गेश पाठक, आदिल अहमद खान और मैं मेरे घर जा रहे थे। प्रगति मैदान पे एडी सतना पे मेरा घर है। हम यहाँ पे 12 खम्बा रोड के फ्लाईओवर से नीचे उतरे और इन पुलिस वालों ने मेरा चेहरा देख के गाड़ी रोकी। अब ये कह रहे हैं हमें अपने घर भी नहीं जाने देंगे। ये क्या तानाशाही चल रही है? आप हमें पार्टी ऑफिस नहीं जाने दोगे? आप तो आपने रोका हमें। आपका बता के जाएंगे क्या सर? आपको क्यों बताए? क्यों पूछ रहे हैं आप? क्यों पूछ रहे हो आप? क्यों पूछ रहे हो आप? कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं अपने। किसी को रोक लगा इसे। कॉल दी हुई है प्रदर्शन की, दिल्ली में 144 लगी हुई है, 144 लगी हुई है, अभी कॉल दी हुई थी आपने। सर आप देख रहे हैं कि किस तरह की तानाशाही चल रही है। हमें ना तो अपनी पार्टी ऑफिस जाने दिया जा रहा है, ना घर से बाहर निकलो, ना अपने घर वापस जाओ। ये किस तरह की तानाशाही है सर? नहीं, ये वैसी ही तानाशाही है जैसा तानाशाही में होता है। मेरी आपकी उम्र बहुत कम है, आपने तानाशाही देखी नहीं है, और भगवान न करे तानाशाही आपको देखनी पड़े। हमने तो 2076-77 का समय देखा है, जबकि उस समय एक प्रकार का जब आपातकाल लगाया गया था देश, लेकिन इतनी बुरी हालत तब भी नहीं थी। मैं तो जवान था, मैं तो MBA कर रहा था उस समय, इतनी बुरी हालत तब भी नहीं थी। अब तो बुरी हालत यह है, निरपराध लोगों को पीटा जा रहा है उनको, और उन्हें कहा क्या जा रहा है, या तो बीजेपी में आ जाओ, या चुनावी चंदा दो, या जेल जाओ। भाई 3 विकल्प आप आदमी को दे रहे हैं। उस समय ऐसा नहीं था। अच्छा, मैं क्योंकि मेरे एक रिश्तेदार थे, वो जेल में थे आपातकाल में, इंदिरा जी का विरोध करने के चक्कर में हम जेल गए। आनंद था सबको, कोई परेशानी नहीं थी। आराम से ताश खेलते थे, गप्पे लगाते थे, भाषण होते थे, लॉन में उनकी खाते बिक जाती थी। अरे इन लोगों को तो हेमंत सोरेन को जिस प्रकार से इन्होंने कोठरी में रखा हुआ है, अरविंद केजरीवाल को जिस तरह सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ व्यवहार हो रहा है, ये अभी तो सुना है 3-4 और चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पूर्व मुख्यमंत्रियों को। तो वास्तविकता की बात है भाई, अगर लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम लोगों को गोली मारनी पड़ती है, मार दो। हम ऐसा देश देख नहीं पा रहे हैं, वास्तविकता में नहीं देख पा रहे हैं। हमने अटल जी का भी समय देखा है, हमने मोरारजी देसाई का समय, चंद्रशेखर, VP सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबका समय देखा है। ऐसा समय नहीं देखा है। अरे हम लोग कह क्या रहे हैं भाई? हम कह रहे हैं देश के लोकतंत्र को बचाओ, गांधीवाद को बचाओ, अहिंसा उसको बचाओ, अपनी डिग्री दिखाओ, अपने पत्नी का सम्मान करो। यही तो कह रहे हैं। इसमें गोली मारनी है, मार दो। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। और जिस तरह की वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, उससे काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस देश में तानाशाही मतलब कहाँ तक आ चुकी है, किस किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। आपने कल देखा होगा कि सम्राट चौधरी ने किस तरह का बयान दिया। उन्होंने जो है लालू यादव की बेटी को लेकर कहा कि मतलब वो टिकट बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कि मतलब इतने माहिर खिलाड़ी हैं कि उन्होंने तो अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा है, और पहले उसने किडनी ली, फिर टिकट दिया। कैसे देखते हैं आप ऐसे बयानों को? देखिए, उस सम्राट चौधरी के स्टेटमेंट के बाद निधि, अगर देश की एक भी लड़की या औरत बीजेपी को वोट देती है, उसके स्त्रीत्व पे प्रश्न है। देखिए, हमारी भारतीय परंपरा और सभ्यता और संस्कृति, जो हमारी विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, गुरु शिष्य परंपरा और पिता और पुत्र का पुत्री का संबंध, ये विश्व का सबसे सुंदर संदर्भ है। पिता माता, आप तो नहीं महसूस करेंगे, आप अपने माता पिता की तपस्या के बारे में आपको नहीं पता होगा। मैं जानता हूं मेरे माँ बाप ने मेरे को आदमी बनाने में कितनी तपस्या की है, मैंने अपने बच्चों को आदमी बनाने में कितनी तपस्या की है। रोम रोम से उनके लिए आशीर्वाद निकलता है हमारे चित्त से, और हमारे शरीर के अंग हैं वो। और ये बच्चे जो हैं, ये भी अपने माँ बाप की कितनी, मैं जानता हूं, मैं टीचर रहा हूं, बच्चे आगे कहते थे सर हमको अपने माँ बाप के ऋण चुकाने हैं, खेत बेच बेच के हमको उन्होंने पढ़ाया है, हम चाहते हैं हमारी माँ को इतनी मेहनत न करनी पड़े। हमारा बाप जो है खुद तो फटे जूते पहनता है और हमें अच्छे जूते पहनाता है।
और ये बच्चे कहते थे, लड़कियां कहती थी, निधि मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये कहते थे बच्चे कि हमारे माँ बाप फटे कपड़े पहनते हैं, 3 व्हीलर पे चलते हैं, हमारे लिए मोटरसाइकिल दिलाते हैं। ये उस देश की परंपरा को इस आदमी ने बदनाम किया है। यह आदमी तो वास्तविकता में इसको तो बीजेपी के अध्यक्ष पद से और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से तो हटाने की बात छोड़ दीजिए, इस आदमी को देश निकाला हो जाना चाहिए। इसने भारत की सभ्यता और संस्कृति में धब्बा लगा दिया है और बीजेपी अगर इसको नहीं निकालती है, मैं सच बता रहा हूं निधि, इतना ज्यादा आहत में आज तक कभी नहीं हुआ। आप पिता पुत्र के संबंधों को, एक वो बेटी विदेश में रहती है, 2 बच्चे हैं उसके, शादीशुदा है, और उसने आके अपने बाप की जान बचाई। जिस समय उसने अपनी किडनी दान दी थी, बिहार के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने कहा था निधि, हम रोहिणी आचार्य के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, इसने अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए जो किया है, वी विल नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड अगेंस्ट रोहिणी आचार्य। और रोहिणी आचार्य के पुत्री धर्म का इसने अपमान किया है सम्राट चौधरी ने, और एक पिता पुत्र के संबंधों को बदनाम किया है। इस आदमी को शाम तक अगर बीजेपी बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पद से नहीं हटाती है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद से नहीं हटाती है, एक भी वोट देना बीजेपी, इसका मतलब यह है कि देश के लोग गुरु शिष्य परंपरा को भी भूल गए हैं और माता पिता के प्रति सम्मान को भी भूल गए हैं। और उस बेटी के सम्मान, उसके त्याग को जिस प्रकार से इसने सड़क पे नीलाम किया है, ये आदमी भारतीय कहलाने, और इसको असल में जो कहते हैं ना, क्या नाम है उनका, वो एक वो है गिरिराज सिंह, उन्होंने भी बड़े सब्र का परिचय दिया है, उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया है। अगर गिरिराज सिंह कहते थे ना उसको पाकिस्तान भेजो, उसको पाकिस्तान भेजो, अब ये सम्राट चौधरी को पाकिस्तान तो लेंगे नहीं, चीन में नहीं लेगा, इनको पता नहीं कौन लेगा। जिस देश में पिता और पुत्री के संबंधों का इस तरह मजाक उड़ाया जाता है, सम्राट चौधरी इज नॉट, शकुनी चौधरी इनके पिता हैं। शकुनी चौधरी को समझ जाना चाहिए, ये आपका पुत्र जो है, अगर आपको कभी कष्ट होगा आपका साथ नहीं देगा। और इसने पूरे हिंदुस्तान की परंपरा को बदनाम किया है। अब बच्चे अपने माँ बाप को देंगे तो सोचेंगे कि सम्राट चौधरी क्या कहेगा। यह आदमी भारतीय कहलाने योग्य नहीं है, इसको तो डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप से तुरंत लात मार के बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल सर, और इनके खिलाफ आज काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। आरजेडी के नेताओं में तमाम तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और रोहिणी आचार्य ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि ये मेरे पिता के लिए प्रेम है, सद्भाव है जो मैंने अपनी किडनी दी है उन्हें, और मुझे टिकट की चाह नहीं। इस तरह की बयानबाजी से उन्हें आकर सफाई देनी पड़ रही है, तो ये बेहद ही गलत बात है, बेहद ही गलत स्टेटमेंट था। फिलहाल सर मैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी का भी बयान सुनवाना चाहूंगी, जिनको लेकर भी तमाम तरह की जो बयानबाजियां है वो बीजेपी की तरफ से चल रही थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज क्या कुछ कहा है, बयान। मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है, मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में जरूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है।
दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी तलाखी नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर जरूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊंगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। तो सर आपने भावनात्मक काफी ज्यादा उन्होंने संदेश जो है वो दिया है देश के नाम। इस संदेश पर सर आपकी राय? देखिए, एक सेंटेंस गलत बोला अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी ने। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन है, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देश के प्रति जो हमारा समर्पण है, पूरे देश से और देश के लोकतंत्र के प्यार करने वाले भारतवासियों से, जो मुसलमानों से, क्रिश्चियनों से, सिखों से घृणा नहीं करते हैं, उनसे हमारी अपील है कि इस मुहिम में तानाशाही के खिलाफ खड़े हों। ये लड़ाई केवल आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये आदमी कांग्रेस की नहीं है, ये डीएमके की नहीं है, ये सपा की नहीं है, ये हर उस आदमी की लड़ाई है, चाहे किसी पार्टी का हो या राजनीतिक ना हो या गैर राजनीतिक हो। मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं। मेरा भी कर्तव्य है इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए, जिसके लिए मेरे पूर्वजों और पुरखों ने अपनी जान बाजी में लगाई, फांसी पे चढ़े। उन्होंने आज शहीदी दिवस है निधि। हमारे देश को आज जो हम लोग ये बात कर रहे हैं और ये टी शर्ट पहने बैठे हैं और ये आनंद अपने जीवन का उठा रहे हैं, ये अंग्रेज न भागे होते, अगर ये लोग फांसी पे न चढ़े होते, इन्होंने अपने सीने पे गोलियां न खाई होती, 10-10 साल अगर महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल पे न रहे होते। हर आदमी वैसा नहीं है जो माफी मांग के 60 रुपए की पेंशन में आया है। बहुत लोगों ने खून बहाया है इस देश के लिए। हमारा भी प्रति कर्तव्य है। हम किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम इंदिरा जी के खिलाफ भी लड़े हैं सन 76 में, आज फिर लड़ रहे हैं। और अगर कल कांग्रेस इस प्रकार का या इंडिया गठबंधन जीतने के बाद फिर अगर एमएसपी की गारंटी नहीं देगी, अगर अग्निवीर नहीं खत्म करेगी, अगर जनता के हितों के साथ चुनावी बॉन्ड से पैसा देगी और महंगाई को बढ़ा देगी, हम उसका भी विरोध करेंगे। इस चीज का आश्वासन देते हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज इस चर्चा में बस इतना ही। तो आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 6 दिन की रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और इस केस की जांच के लिए जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है वो भी लगातार कोशिश कर रही है और जो है तमाम तरह के खुलासे भी किए गए हैं आज बीजेपी को लेकर, मनी ट्रायल को लेकर। तो क्या राय है आपकी, हमें इससे अवगत जरूर कराइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्वाइन करिएगा। फ्रेंड्स, आप सुन रहे थे अभी निधि तिवारी को। बहुत सारे सवाल आपके भी मन में होंगे और लेकिन इतना तो आप भी समझते होंगे कि बीजेपी के खिलाफ जो भी बोला समझो देशद्रोही हो गया या आतंकवादी हो गया या खालिस्तानी हो गया। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ जो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने कही कि देश की भलाई के लिए हम सिर्फ अच्छी बातें कर रहे हैं और अगर इस पर भी कोई हमें गोली मारना चाहता है तो भले ही मार दे, लेकिन हम गलत करने वालों का विरोध करते हैं, करते रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।